साथियों, आज पौड़ी जिला उत्तराखंड में पौड़ी जिला का जिला अधिवेशन संपन्न होने जा रहा है। पौड़ी जिला के प्रमुख कार्यकर्ता माननीय पंकज चंडेल, इन्होंने केंद्रीय सचिवालय में एक प्रस्ताव भेजा और प्रस्ताव के तहत कि हम एक जिला अधिवेशन लेना चाहते हैं और जिला अधिवेशन के लिए वामसेप तथा भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब का समय चाहिए। इस संदर्भ का प्रस्ताव उन्होंने केंद्रीय सचिवालय में भेजा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा उनका प्रस्ताव मंजूर किया और अभी लॉकडाउन की वजह से हम हर जिले में, हर राज्य में जाकर कोई अधिवेशन नहीं ले सकते। इसलिए लॉकडाउन की वजह से जो समस्या निर्माण हुई है, इस समस्या का समाधान करने के लिए संगठन ने ऑनलाइन कन्वेंशन, वर्चुअल कन्वेंशन लेने का निर्णय लिया और इस वर्चुअल कन्वेंशन के अंतर्गत ये उत्तराखंड के पौड़ी जिले का अधिवेशन आज लिया जा रहा है। ये जो उन्होंने प्रस्ताव दिया था, ये प्रस्ताव देने के साथ साथ उन्होंने पौड़ी जिला से राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करने के लिए 50,000 रुपए का निधि संगठन के अकाउंट में भेजा और बाद में फिर एक 50,000 का निधि संगठन के अकाउंट में भेजा। इस तरह से पौड़ी जिला उत्तराखंड से इस जिला अधिवेशन के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने हेतु 1 लाख रुपए का निधि आया है। इस प्रस्ताव में उन्होंने 2 विषयों पर चर्चा करने के लिए अनुरोध किया है। इसमें पहला विषय है उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया, परंतु इस असंवैधानिक फैसले पर उत्तराखंड के मूल निवासी बहुजन समाज के राजनीतिक नेताओं, सामाजिक नेताओं और आंदोलनकारी नेताओं द्वारा अभी तक कोई भी ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी गई। यह सब बहुजन समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित रखने का एक द्वेषपूर्ण षड्यंत्र है, एक विश्लेषण। दूसरा विषय है, इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण तत्काल लागू करना, परंतु मूल निवासी बहुजनों को अर्थात SC, ST, OBC और इनमें से धर्म परिवर्तित लोगों को आरक्षण या पदोन्नति में आरक्षण और बैकलॉग भर्ती बहाल न करना एक द्वेषपूर्ण षड्यंत्र है, इसका विश्लेषण। इन दोनों विषयों की अध्यक्षता एवं मार्गदर्शन वामसेप तथा भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब करेंगे और इस प्रस्तावना के बाद मैं उनको अनुरोध करता हूं कि इस जिला अधिवेशन की अध्यक्षता करने हेतु और उपरोक्त 2 विषयों पर मार्गदर्शन करने हेतु मैं वामसेप तथा भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब को अनुरोध करता हूं कि वे डायस पर आए और यह पौड़ी गढ़वाल जिला जो है उत्तराखंड का इस जिले के जिला अधिवेशन का अध्यक्षीय समारोह करे, मार्गदर्शन करे। धन्यवाद। साथियों, पौड़ी गढ़वाल के हमारे प्रमुख कार्यकर्ता पंकज जी के द्वारा ये प्रस्ताव सचिवालय को भेजा गया था कि पौड़ी गढ़वाल के जो लोग हैं उत्तराखंड में,
वर्चुअल ऑनलाइन जिला अधिवेशन लेना चाहते हैं और उन्होंने मुझे 1 महीना पहले 5 जुलाई की तारीख मांगी थी और उनको 5 जुलाई की तारीख दी गई। उन्होंने कुछ विषय चर्चा करने के लिए हमारे सामने दिए। तो पहला विषय था उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया, परंतु इस असंवैधानिक फैसले पर उत्तराखंड के मूल निवासी बहुजन समाज के राजनीतिक नेताओं, सामाजिक नेताओं और आंदोलनकारी नेताओं द्वारा अभी तक कोई भी ठोस क्रिया प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। यह सब बहुजन समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित रखने का द्वेषपूर्ण षड्यंत्र है। एक विश्लेषण, एक विषय रखा गया है। दूसरा विषय रखा गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण तत्काल लागू करना, परंतु मूल निवासी बहुजनों को SC, ST, OBC और इनसे धर्म परिवर्तित माइनॉरिटीज द्वारा आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण और बैकलॉग भर्ती बहाल न करना द्वेषपूर्ण षड्यंत्र है। एक विश्लेषण। ऐसे 2 विषय चर्चा करने के लिए रखे गए। मैं दोनों विषयों के संबंध में कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं और ताकि आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी हो सके। पहली बात तो यह है कि उत्तराखंड क्षेत्र में जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को रिप्रेजेंटेशन सारे देश भर में दिया गया है, वो रिप्रेजेंटेशन उत्तराखंड क्षेत्र में जो सारे देश भर में दिया गया है, वो उत्तराखंड क्षेत्र में अलग तरीके से दिया गया है। वो अलग तरीका क्या है? वो अलग तरीका ये है कि उत्तराखंड क्षेत्र के जो आदिवासी लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, उन लोगों को अलग से जैसे ऑल इंडिया में उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उस तरह से आइडेंटिफाइड करके शेड्यूल ट्राइब घोषित नहीं किया गया। और बल्कि उन लोगों को जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालयन क्षेत्र है, वहां पर पूरे के पूरे पहाड़ी क्षेत्र को ट्राइबल एरिया घोषित किया गया और जो ट्राइबल एरिया घोषित किया गया, उस ट्राइबल एरिया में जितने भी लोग निवास करते हैं, उन सभी लोगों को ऑल इंडिया में जो ट्राइब की फैसिलिटी मिलती है, शेड्यूल ट्राइब की फैसिलिटी मिलती है, वो फैसिलिटी वहां के पहाड़ी एरिया में रहने वाले सभी जातियों को मिलेगी। इस तरह का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया। ये जो राज्य सरकार के द्वारा लिया गया फैसला है, इसके अनुसार पहाड़ी क्षेत्र में यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य निवास करता है, तो वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी ट्राइबल माना जाता है। और इसकी वजह से जो ओरिजिनल ट्राइबल लोग हैं, उन ट्राइबल लोगों को
ट्राइबल नहीं माना जाता, बल्कि सभी लोगों को ट्राइबल माना जाता है। और इस वजह से ट्राइबल लोगों को ट्राइबल के नाम पर ऑल इंडिया में जो अलग से आइडेंटिफाई करने की व्यवस्था निर्माण की गई थी ऑल इंडिया में, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो उत्तराखंड क्षेत्र में अमल में नहीं लाई जाती है। वो व्यवस्था क्या है जो ऑल इंडिया में शेड्यूल ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब घोषित करती है? वो कानून है कि जो लोक समूह सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा है और जो लोक समूह सामाजिक दृष्टि के साथ साथ एजुकेशनली बैकवर्ड है, शिक्षा के दृष्टि से बैकवर्ड है, ये दूसरी कसौटी है। और तीसरी कसौटी है जो सामाजिक दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से बैकवर्ड है, उसके साथ साथ जिनके अंदर अनटचेबिलिटी, जिन जातियों, जिन लोगों को, लोक समूहों को समाज में अनटचेबल घोषित किया जाता है, अनटचेबल माना जाता है, जिनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता है, ऐसी 3 कसौटियों के आधार पर शेड्यूल कास्ट की लिस्ट ऑल इंडिया में तैयार की गई है। और यह लिस्ट उत्तराखंड में भी तैयार की गई है। मगर जो शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट है, वो शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट क्या है? वो शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट ये है कि जो शेड्यूल कास्ट की तरह सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं, जो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हैं, और 3 जो शिक्षा की सामाजिक दृष्टि से पिछड़े होने के साथ साथ जिनके अंदर ट्राइबल ट्रेड दिखाई देते हैं, यानी उनके अंदर अस्थायी होने के गुण दिखाई देते हैं, एक जगह निवास रहने के गुण दिखाई नहीं देते हैं, अस्थायी जीवन प्रणाली है, ट्राइबल ट्रेड्स दिखाई देते हैं, तो ये जो गुण उनके अंदर दिखाई देते हैं, उनको ऑल इंडिया में शेड्यूल ट्राइब घोषित किया गया है। ऐसा घोषित क्यों किया गया है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है कि शेड्यूल कास्ट की फैसिलिटी जो शेड्यूल कास्ट नहीं है ऐसे लोग ना ले सके। दूसरी बात, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग नहीं हैं ऐसे नॉन शेड्यूल ट्राइब के लोग शेड्यूल ट्राइब के अधिकारों पर अतिक्रमण ना कर सके, इसके लिए शेड्यूल ट्राइब इस टर्म को आइडेंटिफाई किया गया, जैसा मैंने अभी बताया, और उसके अनुसार उनको शेड्यूल ट्राइब ऑल इंडिया में आइडेंटिफाई किया जाता है। उसी तरह से बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं, जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, तीसरा जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, और चौथा जो सोशली बैकवर्ड है मगर जिनके अंदर ट्राइबल ट्रेड्स और अनटचेबिलिटी के गुण दिखाई नहीं देते मगर फिर भी बैकवर्ड है, ऐसे लोगों को ओबीसी कहा गया। यानी एससी और एसटी के लोग बैकवर्ड है, इसके अलावा जो बैकवर्ड है दैट इज अदर बैकवर्ड, उनको ओबीसी कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सोशली एंड एजुकेशनली एससीबीसी कहा।
इस तरह से ये तीन बड़े लोक समूह हैं, इनको संवैधानिक भाषा में आइडेंटिफाई करने की व्यवस्था दी गई है। मगर उत्तरांचल में, उत्तराखंड में इसके विपरीत ये व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था कि पूरा का पूरा ट्राइबल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, ये कहकर वहां के सभी जातियों को, यदि वो ब्राह्मण हैं, यदि वो क्षत्रिय है, यदि वो वैश्य है, तो उन सभी लोगों को ये घोषित किया गया। और ये घोषित करने की वजह से उन लोगों को शेड्यूल ट्राइब की और बैकवर्ड क्लासेस की फैसिलिटी अलाउ की गई। इसका परिणाम ये हुआ कि जो ओरिजिनल शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जिनके लिए भारत के संविधान ने ये व्यवस्था की है, उनको फैसिलिटी मिलने के बजाय शेड्यूल ट्राइब के नाम पर ब्राह्मण लोग फैसिलिटी ले रहे हैं, क्षत्रिय लोग फैसिलिटी ले रहे हैं, वैश्य लोग फैसिलिटी ले रहे हैं। क्योंकि ये समाज के जीवन में आगे बढ़े हुए लोग हैं। केवल पहाड़ में रहने से कोई ब्राह्मण ट्राइब नहीं बन सकता, कोई क्षत्रिय ट्राइब नहीं बन सकता, कोई वैश्य ट्राइब नहीं बन सकता, न ट्राइब होता है। उनका जो जीवन मान है वो ओरिजिनल ट्राइब से ऊंचा होता है, समाज में भी उनकी मान्यता ऊंची होती है, और आर्थिक साधनों और संसाधनों में भी वो ऊंचे दर्जे के माने जाते हैं। ऐसा हजारों सालों से होता आया है, आज भी हो रहा है। और उत्तराखंड क्षेत्र में जब से उत्तराखंड बना तब से या तो ब्राह्मण वहां का मुख्यमंत्री बना या तो क्षत्रिय वहां का मुख्यमंत्री बना, ऐसा आज तक रिकॉर्ड उपलब्ध है। इसलिए स्वाभाविक रूप से भी उन्हीं लोगों को उसका फायदा होता है, उन्हीं लोगों को उसका फायदा दिया जाता है। और इसका परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर संविधान ने जो मान्यता शेड्यूल ट्राइब को दी है, वो मान्यता देने के बावजूद भी उनके अधिकारों पर ट्राइबल एरिया के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, इंक्रोचमेंट किया गया है। ये संविधान का, भारत के संविधान का उल्लंघन है। भारत के संविधान का उल्लंघन होने के बावजूद भी, क्योंकि आदिवासियों में राष्ट्रीय स्तर का कोई आंदोलन नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का कोई संगठन नहीं है, परिणामतः राष्ट्रीय स्तर के संगठन ना होने की बदौलत इस मुद्दे के विरोध में किसी प्रकार का कोई आंदोलन निर्माण होता हुआ पूर्व में दिखाई नहीं दिया। भविष्य में हो सकता है कि ऐसा मामला खड़ा हो सकता है आदिवासियों के द्वारा। ये आदिवासियों पर केवल राज्य स्तर पर ही अन्याय नहीं होता है। राज्य स्तर से जो शेड्यूल ट्राइब की फैसिलिटी लेने वाला ब्राह्मण अगर शेड्यूल ट्राइब की फैसिलिटी ले रहा है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज में भी, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस सर्विसेज में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शेड्यूल ट्राइब के नाम पर शेड्यूल ट्राइब के अधिकारों पर अतिक्रमण कर सकता है। और जब उनके हक और अधिकारों की सुरक्षा करने का मामला आता है, तो वो उसके विरोध में काम करते हुए दिखाई देते हैं। हाई कोर्टों में वो लोग उनके विरोध में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो लोग उनके विरोध में जाते हैं, और उनको मिलने वाले जो अधिकार है उसके खिलाफ में अतिक्रमण करने का काम किया जाता है। ये सारा मामला होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, ध्यान में रख करके इस बात को समझना और इस बात को आगे बढ़ने की जरूरत है। इस पर उत्तराखंड क्षेत्र में रहने वाले जो हमारे लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उन लोगों के द्वारा किसी प्रकार की ठोस प्रतिक्रिया व्यक्त ना होना, इसकी बहुत बड़ी वजह यह है
कि शेड्यूल ट्राइब का राष्ट्रीय स्तर का कोई संगठन ना होना, राष्ट्रीय स्तर का कोई आंदोलन ना होना एक बहुत बड़ी वजह है। राष्ट्रीय स्तर का संगठन ना होने की खास वजह क्या है? खास वजह यह है राष्ट्रीय स्तर का संगठन ना होने की पहली वजह यह है, सबसे बड़ी वजह यह है कि जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड आदिवासियों में होना चाहिए, जिसके बदौलत नेतृत्व का निर्माण हो सकता है, वो नेतृत्व का निर्माण होने वाला एजुकेशनल स्टैंडर्ड हमारे देश में उन लोगों के अंदर विकसित होता हुआ दिखाई नहीं देता है। ये एक बड़ी वजह। दूसरी बहुत बड़ी वजह 24 सितंबर 1932 को जो पूना पैक्ट शेड्यूल कास्ट के लिए लागू किया गया, जिसकी वजह से उनके अंदर दलाल और भड़ुए पैदा हो रहे हैं, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने किताबों में लिख कर रखा, जिन किताबों का नाम है व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल, गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल, स्टेट्स एंड माइनॉरिटी इस किताब में लिखा हुआ है। ये कोई मैं अपने घर की बात नहीं बता रहा हूं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने इन 3 किताबों में लिखित रूप से लिखा हुआ है कि ये जो पूना पैक्ट के जॉइंट लोकटेट के द्वारा दलाल और भड़वे पैदा हुए हैं और वो इन लोगों के विरोध में दुश्मनों के साथ मिलकर दुश्मनों के इशारे से काम करते हैं और उनके संवैधानिक अधिकारों को सैबोटेज करने में उनका साथ और सहयोग करते हैं। ये साधारण आदिवासी लोग इस बात को समझ नहीं पाते। जब साधारण आदिवासियों को समझ में नहीं आता तो वो दलालों और भड़वों को ही अपना नेता मान लेते हैं। परिणामतः उनका इंडिपेंडेंट आंदोलन खड़ा होना संभव नहीं होता और इस वजह से उनका आंदोलन स्वतंत्र रूप से निर्माण होता हुआ दिखाई नहीं देता। ये बात जानने की और समझने की जरूरत है। तो ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से नेतृत्व का निर्माण नहीं हुआ। इस वजह से राष्ट्रीय स्तर का आदिवासियों में संगठन का निर्माण नहीं हुआ। संगठन का निर्माण ना होने की वजह से राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन निर्माण ना हुआ और राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन निर्माण ना होने की वजह से ठोस प्रतिक्रिया जो आदिवासियों की तरफ से, उत्तराखंड के ओरिजिनल आदिवासियों की तरफ से होना चाहिए, वो नहीं हुई। और उत्तराखंड के बाहर के लोगों ने भी इस मुद्दे को, चूंकि एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन निर्माण नहीं हुआ, इस वजह से ऐसा नहीं हुआ। मगर भविष्य में आदिवासी लोगों के बीच में बामसेव के द्वारा राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व निर्माण करने का काम किया गया है और नेतृत्व निर्माण करने का काम हो रहा है और इस वजह से ये बात आगे बढ़ रही है। तो आने वाले समय में इसके विरोध में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नाम का संगठन आदिवासियों ने बना लिया है। ये बहुत बड़ा संगठन है, 22 राज्यों में कार्यरत है और इस संगठन की शाखा अगर उत्तराखंड में नहीं है और जो ओरिजिनल आदिवासी लोग हैं तो उन लोगों के बीच में आदिवासियों का ये संगठन निर्माण किया जा सकता है और इनके द्वारा ये आंदोलन आगे बढ़ाया जा सकता है और ठोस प्रतिक्रिया इनके द्वारा उत्तराखंड में भी और उत्तराखंड के बाहर भी निर्माण की जा सकती है। ऐसा भविष्य में हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो ओबीसी है, अब ऐसा हो सकता है कि पहाड़ी एरिया में जब सारे पहाड़ के लोगों को ओबीसी पहाड़ के लोगों को ट्राइबल घोषित किया है तो कुछ इलाका ऐसा है जो प्लेन है, तो उस प्लेन एरिया में जो ओबीसी के लोग हैं उस ओबीसी के लोगों को वहां ओबीसी आइडेंटिफाइड किया गया हो सकता है। मेरे पास इसके बारे में कोई डिटेल जानकारी अब ओबीसी के संदर्भ में नहीं है, मगर अगर सारा पहाड़ी एरिया यदि ट्राइबल घोषित किया है तो फिर वहां ओबीसी हो नहीं सकते, सारे के सारे ट्राइबल माने जा सकते हैं। अगर वहां कोई ओबीसी है भी
तो उनको भी ट्राइबल माना जा सकता है, मगर वो ओबीसी के लोग ट्राइबल की फैसिलिटी लेने लायक होंगे ऐसा नहीं माना जा सकता, नहीं कहा जा सकता। और जो प्लेन एरिया के ओबीसी के लोग हैं, उन लोगों को उत्तरांचल में, उत्तराखंड में मंडल कमीशन का जो आदेश है वो अमल में लाया जा रहा हो या नहीं लाया जा रहा है, ये एक विशेष अभ्यास का विषय है, ये लाया जाना चाहिए। मगर जो जानकारी उपलब्ध हुई है कि शेड्यूल ट्राइब की और ओबीसी की फैसिलिटी ज्यादातर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यही लोग उठा रहे हैं, और इसके विरोध में जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए ये प्रतिक्रिया होती हुई दिखाई नहीं देती है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के अंदर बाबा साहब आंबेडकर के समय से नेतृत्व है, और ये नेतृत्व होने की वजह से, ये नेतृत्व होने की वजह से शेड्यूल कास्ट के लोगों को उत्तराखंड में शेड्यूल कास्ट के तौर पर ही मान्यता है, और उनको वो मान्यता होने की वजह से हो सकता है कि सारा का सारा पहाड़ी एरिया ट्राइबल घोषित होने की वजह से उस ट्राइबल एरिया में शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी ट्राइबल घोषित किया गया है, और अगर शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी ट्राइबल घोषित किया है तो उसकी भी फैसिलिटी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उठा रहे होंगे, तो वहां के ट्राइबल एरिया के अंदर रहने वाले शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी फैसिलिटी मिल नहीं रही होगी, उनके साथ भी अन्याय होता होगा, ऐसा ये सब कहा जा सकता है। ओबीसी के लोगों को भी कोई ठोस प्रतिक्रिया इसलिए नहीं हो रही है कि ओबीसी के अंदर जातीय नोशन की भावना ज्यादा है, ओबीसी की भावना कम है, मगर अभी ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से ओबीसी का राष्ट्रीय स्तर पर कोई संगठन, प्रभावशाली संगठन राज्य स्तर पर दिखाई देते हैं, मगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा ओबीसी का संगठन दिखाई नहीं देता, और अगर दिखाई भी देता होगा, अगर होता भी हो तो वो केवल नौकरी और आरक्षण के लिए लड़ते होंगे, कोई इस व्यवस्था में बदलाव करने के लिए कोई वो लड़ाई लड़ते होंगे, ऐसा कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। ये बात हम लोगों को जानने और समझने की जरूरत है, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और इस वजह से कोई ठोस प्रतिक्रिया होती हुई दिखाई नहीं देती है। उत्तराखंड के बारे में यह कहा जाता है कि ये आरक्षण के विरोध पर खड़ा, आरक्षण के विरोध की वजह से ये राज्य निर्माण हुआ है। थोड़ा बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो ये हैरान करने वाली बात समझ में आती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां रीजनल लेवल पर बहुत सारे आंदोलन अलग से राज्य बनाने के लिए हो रहे हैं, मगर उस एरिया के लोगों के एस्पायरेशंस को पूर्ण करने के लिए केंद्र सरकार ने कभी भी उनका राज्य स्वीकृत नहीं किया। मगर उत्तराखंड जैसे ही बीजेपी गई, कांग्रेस गई उत्तर प्रदेश में, पहले यह होता था कि कांग्रेस जाती थी बीजेपी आती थी, बीजेपी जाती थी कांग्रेस आती थी, मगर जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आई, समाजवादी पार्टी की सरकार जाकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, जब उन्होंने ऐसे देखा तो ब्राह्मणों को लगा आमतौर पर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तरांचल के एरिया से लाया जाता था, चाहे गोविंद वल्लभ पंत हो, चाहे हेमवती नंदन बहुगुणा हो, चाहे और कोई मुख्यमंत्री हो, वो ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र के ब्राह्मणों को लखनऊ में लाकर उनको कांग्रेस के द्वारा मुख्यमंत्री बनाया जाता था, उनको बड़ा नेता बनाया जाता था, चाहे एनडी तिवारी हो। तो ये सारे के सारे नेता उत्तराखंड से आए हुए हैं, मगर जैसे ही एसपी जाएगी तो बीएसपी आएगी, बीएसपी जाएगी तो एसपी आएगी। जब ब्राह्मणों ने देखा कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमारा नियंत्रण नहीं होगा, तो उन लोगों ने
इसके विरोध में उत्तराखंड अलग से राज्य निर्माण करने के लिए आंदोलन शुरू किया। और ये आंदोलन बहुत कम समय में बड़ा आंदोलन हुआ, क्योंकि ये सारा जातीय पूर्वाग्रह था। और इसकी वजह से केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी जो ब्राह्मणों की पार्टियां है, इन लोगों ने मिलकर जल्दी ही पार्लियामेंट में कानून बनाकर अलग से एक अलग स्टेट, उत्तराखंड नाम का स्टेट बना दिया और उत्तराखंड आया। और चूंकि ये ब्राह्मणों के लिए और ऊंचे जाति के लिए बनाया गया स्टेट था, तो ये खबरदारी ली गई कि ब्राह्मण या क्षत्रिय दो ही व्यक्ति, दो ही जाति के आदमी आज तक मुख्यमंत्री बन पाए हैं और कभी भी वहां दूसरा आदमी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। और अभी भी उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी बनाया गया है, ये उत्तरांचल का ही है ओरिजिनल। ये गोरखपुर का नहीं है, ये उत्तरांचल का है। और उत्तरांचल से वो गोरखपुर में जाकर अवैधनाथ क्या उत्तराधिकारी होने के नाम पर वो आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेट किया गया है। तो ये सारी बातें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जातीय पूर्वाग्रह के आधार पर दूसरे राज्यों की मांग ना होने के बावजूद, और अभी अभी कुछ साल पहले जो तेलंगाना नाम का स्टेट बना, दुनिया में हैरान करने वाली बात है, हजारों लोग मारे गए तेलंगाना बनने के लिए। और इस तरह से तेलंगाना का जो स्टेट है, ये तेलंगाना का स्टेट हजारों लोगों के मारने जाने के बाद बन सका है। मगर ऐसा कहीं पर भी उत्तराखंड में नहीं हुआ। और साल 2 साल बहुत ज्यादा 5 साल के अंदर अंदर ही उन लोगों को राज्य दे दिया गया। आज भी महाराष्ट्र में विदर्भा के लोग अलग स्टेट मांग कर रहे हैं और ये आजादी मिलने के बाद से शुरू हुआ आंदोलन है, मगर अभी तक उस राज्य को राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये ऊंचे जाति के लोगों के एस्पायरेशंस यानी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए हाई कास्ट के लोगों को, और हाई कास्ट में भी ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों के महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए ये राज्य बनाया गया। तो स्वाभाविक है वहां ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों का डोमिनेशन है। और उन्होंने ये एक बड़ी वजह है कि वहां पर उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र का सिद्धांत बनाया हुआ है, और ताकि SC ST OBC के लोगों को जो संवैधानिक आरक्षण दिया गया है, ये संवैधानिक आरक्षण वहां प्रभाव शून्य बनाने के लिए ऐसे षड्यंत्र किया गया है। अब ये जो ट्राइबल एरिया बनाया गया है, ये ट्राइबल का जो आइडेंटिफिकेशन है, शेड्यूल कास्ट का जो आइडेंटिफिकेशन है, OBC का जो आइडेंटिफिकेशन है, वो संवैधानिक है। ये व्यवस्था, ट्राइबल एरिया बनाने की व्यवस्था, ये असंवैधानिक है। और इस वजह से, ये असंवैधानिक होने की वजह से इसके विरोध में असंवैधानिक होने के आधार पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आने वाले समय में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में और आंदोलन के एरिया में सारे देश भर में इस पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, ये योजनाबद्ध तरीके से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये योजना हम लोग आने वाले समय में करेंगे और इस पर बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर अमल करेंगे, ऐसा इस मौके पर कहा जा सकता है। ये बात खास तौर पर मैं कहना चाहता हूं। अब दूसरी बात यह है, इसे भी जानने और समझने की जरूरत है कि ये जो रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन संवैधानिक भाषा में अगर कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि ये एक रिप्रेजेंटेशन है। संवैधानिक भाषा में ये रिप्रेजेंटेशन है
और रिप्रेजेंटेशन जो है होने की वजह से यह कहा जा सकता है कि ये केवल नौकरी का मामला नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि वोट जो है, वोट देने का अधिकार, जब कोई आदमी भाषण करता है तो अपना विचार अभिव्यक्त करता है। जब कोई अपने पसंद की विचारधारा वाले आदमी को वोट देता है तो ये वोट देने की क्रिया एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन है। तो वोट देने की क्रिया भी मौलिक अधिकार है। और जब कोई आदमी प्रतिनिधित्व करता है समाज में या पार्लियामेंट में या विधिमंडल में, तो वो भी एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन करता है। तो वो अपने विचार की अभिव्यक्ति करता है। तो विचार की अभिव्यक्ति करने का अधिकार प्रतिनिधित्व है। अगर विचार की अभिव्यक्ति करने का अधिकार प्रतिनिधित्व है तो प्रतिनिधित्व का अधिकार वोट के अधिकार की तरह मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। मगर अभी तक एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन को मौलिक अधिकार माना गया है। 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन माना, यानी मौलिक अधिकार माना। और अगर ये वोट का अधिकार मौलिक अधिकार है तो उसी तरह से जब कोई व्यक्ति पार्लियामेंट में अपने विचार को अभिव्यक्त करता है तो अभिव्यक्त करने का अधिकार भी मौलिक अधिकार ही माना जा सकता है। इसके दृष्टि से जो प्रतिनिधित्व का अधिकार है वो अधिकार भी मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। मगर अभी तक प्रतिनिधित्व के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना गया है। आने वाले समय में ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। ये लड़ाई हम लड़ेंगे, दूसरे लोग लड़ेंगे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि दूसरे लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी है, कोई समझदारी है, ऐसा मुझे नहीं लगता। इसलिए दूसरे लोग जो एवरेज समझदारी रखने वाले लोग हैं वो ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये बहुत ऊंचे दर्जे की जानकारी ज्ञान रखने का गवर्नेंस ऑफ द कंट्री का मामला है। संविधान के प्रावधानों को मौलिक दृष्टि से जानने और समझने की बात है। ये इतना आसान नहीं है। इसलिए ये लड़ाई हम लोग आने वाले समय में लड़ेंगे, निश्चित रूप से लड़ेंगे, ऐसा इस मौके पर कहा जा सकता है। मगर जिन लोगों ने पहाड़ी एरिया को, पूरे पहाड़ को ट्राइबल एरिया घोषित किया, उन्होंने SC ST OBC के अधिकारों, जो प्रतिनिधित्व का अधिकार है, वो प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र किया गया है, ऐसे कहा जा सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कहा, अभी कोई जजमेंट नहीं दिया, मगर रिजर्वेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, ऐसा एक जज ने प्रतिक्रिया दी। मेरा ऐसा मानना है ज्यादातर जो ब्राह्मण जज है वही ऐसा सोचते हैं, मगर मैं ऐसा मानता हूं कि यदि ये फंडामेंटल राइट नहीं है तो ये 15(4), 16(4) में दुराई राजन चंपंकन विरुद्ध जो भारत सरकार केस है, इस केस में जो जजमेंट आया है वो आने के बाद बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत के संविधान में पहला अमेंडमेंट किया, तो वो 15(4), 16(4) में अमेंडमेंट किया।
15(4), 16(4), 15, 16 ये जो आर्टिकल है ये फंडामेंटल राइट है। रिजर्वेशन का प्रावधान डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी था, मगर वहां उन्होंने अमेंडमेंट नहीं किया। 340 में भी अमेंडमेंट नहीं किया, 335 में भी अमेंडमेंट नहीं किया, क्योंकि 340, 335 ये भी फंडामेंटल राइट नहीं है। जो फंडामेंटल राइट है 15(4), 16(4), जब संविधान में अमेंडमेंट किया रिजर्वेशन के लिए तो वो फंडामेंटल राइट में किया। तो फंडामेंटल राइट अगर 15 फंडामेंटल राइट है तो 15(4), 16 अगर फंडामेंटल राइट है तो 4 फंडामेंटल राइट नहीं है, 16 फंडामेंटल राइट है। ये व्याख्या इंटरप्रिटेशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने की है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये गलत इंटरप्रिटेशन है। ये इंटरप्रिटेशन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के भी विरोध में है, क्योंकि इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी लोगों को समान मानना एक बात है, मगर असमान लोगों को केवल समान घोषित करने से समानता प्रस्तावित नहीं की जा सकती। जो असमानता के शिकार है उन लोगों को विशेष अधिकार देने की जरूरत है, और इस तरह से उनको विशेष अधिकार बहाल किए गए और उस विशेष अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए इसे फंडामेंटल राइट में डाला गया। यदि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 15 फंडामेंटल राइट है, 16 फंडामेंटल राइट है और 16(4) जो है ये 4 फंडामेंटल राइट नहीं है, ये केवल इनेबलिंग प्रोविजन है, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि क्या कोई इनेबलिंग प्रोविजन, इनेबलिंग यानी सक्षम करने का प्रावधान, तो क्या कोई राज्य को इतना सक्षम बनाया जा सकता है कि वो फंडामेंटल, दूसरों के फंडामेंटल राइट के विरोध में जाकर दूसरे समूहों को अधिकार दे सके? निश्चित रूप से ऐसा नहीं किया जा सकता। राज्य को इतना सक्षम नहीं बनाया जा सकता और इसके आधार पर अधिकार दिया नहीं जा सकता। अगर ऐसी व्याख्या है तो यह गलत व्याख्या हो जाएगी। अगर फंडामेंटल राइट माना जाता है तो ही उनको अधिकार दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं दिया जा सकता। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो भारत के संविधान में पहला अमेंडमेंट किया गया, ये असमान लोगों को केवल समानता का अधिकार बहाल करने का मामला नहीं था, बल्कि असमानता को समाज में प्रस्तावित करने के विरोध में समानता प्रस्तावित करने के लिए यह अधिकार बहाल किया गया था। और यह बात ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह बात यहां उल्लंघन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए जिन लोगों ने, जिन जजेस ने कि रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है ऐसा कहा, मैं नहीं मानता। इसको भी हम आने वाले समय में चुनौती देंगे और बड़े पैमाने पर चुनौती देंगे और बड़े ताकत से और शक्ति से चुनौती देंगे, ऐसा मैं मानता। अगर ऐसा नहीं हुआ होता कि एक पहाड़ी एरिया, ट्राइबल एरिया अगर घोषित नहीं होता, तो उत्तराखंड में मूरत राम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण 27 नवंबर 2019 को उत्तराखंड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग का उसको अध्यक्ष बनाया गया। एक ब्राह्मण को अध्यक्ष बनाया गया, तो उस ब्राह्मण के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ में क्या न्याय कर सकता है? बिल्कुल न्याय नहीं कर सकता। बल्कि उत्तराखंड में ऐसा देखा जा रहा है, ये एक हैरान करने वाली बात है कि जो ब्राह्मण पहाड़ी एरिया से नौकरी हासिल कर रहे हैं, वो लोग ऊंचे जाति के ब्राह्मणों के साथ, प्लेन एरिया के ब्राह्मणों के साथ मिलकर कोर्ट में जाते हैं और SC ST के लोगों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए वहां लड़ाई लड़ते हैं और उनके अधिकारों को छीनने का काम करते हैं। तो ये ऐसा
ट्राइबल एरिया में जो अपने को ट्राइब कहता है मगर है ब्राह्मण, जो ट्राइबल एरिया में ओबीसी कहता है मगर है ब्राह्मण, वो जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ मिलकर पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दों पर इकट्ठा होकर इसके विरोध में आंदोलन करता हुआ दिखाई देता है। ये सारी बातें जानने की और समझने की है। शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को ये बात जानने की है, ये बात समझने की है। ये बात जानने समझने से ही बड़े पैमाने पर इसके विरोध में कौन सी रणनीति बनाई जानी चाहिए और कौन सी रणनीति बनाकर ये लड़ाई लड़ी जा सकती है, ये बात निश्चित रूप से हम लोगों को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। एक बात और भी है कि केंद्रीय स्तर पर बहुत सालों तक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों का एक ही कमीशन हुआ करता था और उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग सम्मिलित होकर एक कमीशन में इकट्ठा बैठकर काम करते थे। ब्राह्मणों ने यह देखा कि जागृति बढ़ रही है और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग कमीशन में इकट्ठा बैठकर काम करेंगे तो ये इकट्ठा होने का खतरा पैदा हो जाएगा सारे देश भर में। इसलिए ब्राह्मणों ने षड्यंत्र करके शेड्यूल कास्ट का कमीशन अलग बना दिया, शेड्यूल ट्राइब का कमीशन अलग बना दिया और दोनों को अलग अलग कर दिया। दोनों को मिलजुल कर लड़ाई लड़नी चाहिए। मिलजुल कर लड़ाई लड़ने से उनके साथ न्याय हो सकता है, उनके ऊपर होने वाला अन्याय दुरुस्त किया जा सकता है। मगर कांग्रेस के ब्राह्मणों ने, कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों की है, बीजेपी पार्टी ब्राह्मणों की है, तो इन दोनों ने मिलकर संविधान में इस तरह का अमेंडमेंट करवाकर एससी और एसटी का कमीशन अलग करवा दिया, दोनों के कमीशन अलग करवा दिया और सारे देश भर में कमीशन अलग करवा दिया। अगर सारे देश भर में कमीशन अलग करवा दिया तो उत्तराखंड में अलग अलग कमीशन क्यों नहीं बनाए? उत्तराखंड में अलग अलग कमीशन बनवाते तो शेड्यूल कास्ट का ओरिजिनल आदमी वहां पर शेड्यूल कमीशन का चेयरमैन बनाया जा सकता था। वो ये नहीं बनाए देना चाहते हैं, इसका कोई अधिकार उनके पास नहीं होना चाहिए, इसकी खबरदारी लेते हैं। तो ये एक बड़ी हैरान करने वाली बात है, ये बड़ी जानकारी की बात है, बड़ी समझदारी की बात है जो हमारे लोगों के बीच में नहीं है कि इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को, सारे तमाम लोगों को अलग अलग करने की कोशिश हो रही है। मगर बाबा साहब आंबेडकर ने 1935 में जो सेकंड इंडिया एक्ट है उसमें 1703 जातियों को शेड्यूल कास्ट के इकट्ठा किया और सब लोगों को एक नाम दिया, शेड्यूल कास्ट। उसी तरह से शेड्यूल ट्राइब के लोगों को शेड्यूल ट्राइब का एक नाम, ताकि जो 800 से ज्यादा आदिवासी लोग हैं उन लोगों को शेड्यूल ट्राइब का एक नाम दिया जिसके आधार पर ऑल इंडिया में आदिवासी लोग इकट्ठा हो सकते हैं। और ओबीसी की 3743 जातियां हैं मगर इनको ओबीसी का एक कॉमन नाम दिया। इसके आधार पर ये लोग इकट्ठा हो सकते हैं। तो मगर इससे भी आगे बढ़कर एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों की संख्या इस देश में 74.5% है और 74.5% लोग, लगभग राउंड अबाउट 75% लोग है और बचे हुई जो माइनॉरिटी है वो 10% है। क्योंकि कुछ माइनॉरिटी जो एससी, एसटी, ओबीसी से कन्वर्टेड होकर मुसलमान बने, सिख बने, ईसाई बने, बुद्धिस्ट बने, जैन बने, लिंगायत बने, तो वो उसमें आते हैं। तो इसलिए वो लगभग 8-10% लोग हैं और बाहर रहे हुए 10%, तो इस तरह से ये 85% के लगभग लोग होते हैं। तो इन लोगों की संख्या 85% है। ये सारे के सारे लोग मिलकर सारे देश भर में इकट्ठा होना चाहिए। अगर सारे के सारे देश भर में ये लोग इकट्ठा होकर लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं हो सकता। ब्राह्मण लोग उत्तराखंड में जो पहाड़ी एरिया से आए हुए ओबीसी के लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ मिलकर ओबीसी के विरोध में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, एससी, एसटी के विरोध में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारी बातें मैं ऐसा मानता हूं ये विचार करने वाली बात है। तो इसलिए दो बातें और भी मैं कहना चाहता हूं। जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं
जिनको 4 प्रकार का रिजर्वेशन मिलता है। एक एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलता है, एक सर्विसेज में रिजर्वेशन मिलता है, एक सर्विसेज में रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिलता है, और चौथा है पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलता है, और एक फैसिलिटी मिलती है जियो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप, ये फैसिलिटी मिलती है। इसके द्वारा जो फैसिलिटी मिलती है, इससे हमारे समाज में पढ़ा लिखा वर्ग तैयार हुआ। तो ये जो पढ़ा लिखा वर्ग है, ये पढ़ा लिखा वर्ग केवल नौकरियों के लिए संगठन बना ले, केवल रिजर्वेशन के लिए संगठन बना ले, रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए संगठन बना ले, इससे इनके अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते। बाबा साहब आंबेडकर ने, ज्योतिराव फुले ने और हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन निर्माण किया, वो रिजर्वेशन के लिए नहीं किया था। हमारा जो समाज है वो हजारों सालों से ब्राह्मणों का गुलाम है, इस गुलामी से आजादी हासिल करने के लिए। और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के आधार पर जो व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था से आजादी हासिल करने के लिए, हम लोगों को आजादी हासिल करने के लिए, व्यवस्था बदलने के लिए हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया था। इसलिए हमारे लोगों को केवल रिजर्वेशन के लिए, केवल रिजर्वेशन प्रमोशन के लिए आंदोलन नहीं करना चाहिए, बल्कि यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें व्यवस्था परिवर्तन के लिए पहल करना चाहिए, आजादी के लिए पहल करना चाहिए। तब जाकर के उनके रिजर्वेशन के अधिकार सुरक्षित हो सकते हैं, उनके रिजर्वेशन प्रमोशन के अधिकार सुरक्षित हो सकते हैं, अन्यथा ये अधिकार सुरक्षित नहीं हो सकते। रिजर्वेशन को समाप्त करने के लिए 90 के दशक में प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया, क्योंकि रिजर्वेशन गवर्नमेंट सेक्टर में है, रिजर्वेशन पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में लागू है। गवर्नमेंट 5 जगह रिजर्वेशन लागू है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑटोनॉमस बॉडीज, और ऑटोनॉमस बॉडीज के साथ साथ जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑटोनॉमस बॉडीज, चौथा है पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, और पांचवा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसमें नगर पालिका, महानगर पालिका, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। यहां ये 5 विभाग है जहां पर लोगों को नौकरियां मिलती है, और ये नौकरियां प्राइवेटाइजेशन की वजह से खत्म हो रही है। इसके बावजूद भी जो बेसिक स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का बना हुआ है, वहां फिर भी रिजर्वेशन अमल में लाया जा सकता है, लाया जाना चाहिए। मगर वहां उन्होंने प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा भर्ती करने का कार्यक्रम शुरू किया है। प्राइवेट एजेंसियां होम मिनिस्ट्री के द्वारा ब्राह्मणों को दी गई है, और गवर्नमेंट के साथ उनका कांटेक्ट होता है। वो 15-20 हजार रुपया प्राइवेट एजेंसियों को देते हैं, और वो प्राइवेट एजेंसियां उनको 5,000 रुपया देकर, 7,000 रुपया देकर उनकी भर्ती करवाते हैं, और उनको किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं। ये जो आउटसोर्सिंग के नाम पर भर्ती किया जाता है, और ये सारी एजेंसियां ब्राह्मणों को दी गई है, क्योंकि सेंट्रल में या तो कांग्रेस की सरकार होती है या तो बीजेपी की सरकार होती है, और ये ब्राह्मणों का षड्यंत्र है, इसलिए ब्राह्मणों की ही एजेंसी रखी जाती है। और जो 15,000 रुपए उनको बचत होता है एक आदमी के पीछे, उसमें वो लोगों से पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दिया जाता है, और इस तरह से एक बहुत बड़ी साजिश इस देश में चल रही है। ये बातें हम लोगों को समझ में नहीं आती, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती। इसका सारा का सारा फायदा ब्राह्मणों को होता है, या ब्राह्मणों को पार्टियों को होता है। आज नेशनल लेवल पर 5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की। पहली नेशनल लेवल की पार्टी नेशनल कांग्रेस, जो चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी
गोखले तिलक आगरकर्ते द्वारा बनाई गई थी 1885 को। और इसमें उस समय के हमारे महान नेता ज्योतिराव फुले को शामिल करवाने का प्रयास किया गया, वो शामिल नहीं हुए। बाद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 को हुई श्रीपाद अमरू डांगे के द्वारा, एक कोकनस्थ ब्राह्मण था। इस कम्युनिस्ट पार्टी से दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण हुई, वह है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। ये ईएमएस नंबूदरीपाल, ये केरला का कोस्टल एरिया का ब्राह्मण है, उसने बनाई। ये तीसरी पार्टी भी नेशनल लेवल की ब्राह्मणों की पार्टी है। चौथी नेशनल लेवल की पार्टी भारतीय जनता पार्टी। जब आरएसएस ने जनसंघ नाम का संगठन बनाया तो जनसंघ का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया गया। यह बंगाल का ब्राह्मण था। और जब ये पार्टी 77 में जनता पार्टी में विलीन हुई, जनता पार्टी में विवाद हुआ, तो अडवाणी अटल बिहारी वापस बाहर आए और उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया। उस पार्टी का नाम रखा भारतीय जनता पार्टी। ये ब्राह्मण भारतीय जनता नहीं है, ये तो विदेशी जनता है, मगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई। मगर उसका पहला संस्थापक अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी ब्राह्मण। तो इस तरह से चौथी नेशनल लेवल की पार्टी। पांचवी नेशनल लेवल की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, ये ममता बनर्जी के द्वारा बनाई गई पार्टी है, ये भी बंगाली ब्राह्मण है। तो पांच नेशनल लेवल की पार्टियां ये ब्राह्मणों ने बनाई हुई। और इस तरह से, इस वजह से ब्राह्मणों के पार्टी में ये रिजर्वेशन भारत में खत्म करने का षड्यंत्र किया। इसके बावजूद भी एससी एसटी ओबीसी के लोगों का वोट उन पार्टियों को मिलते रहता है। क्यों? एससी एसटी के जो रिजर्व सीटें हैं जॉइंट लोकटेट में, जिसके द्वारा दलाल और भड़वे चुनकर जाते हैं, सब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। तो हमारे लोगों में जागृति ना होने की वजह से कि ये कांग्रेस, बीजेपी या ये नेशनल लेवल की पार्टियां ब्राह्मणों की है, अगर हमारा एससी एसटी ओबीसी का कैंडिडेट को अगर हम वोट देते भी है तो भी उनको उस पार्टी में आजादी नहीं है कि वो हमारे अपने लोगों की लड़ाई लड़ सके। ये जागृति ना होने की वजह से वो लोग उनको वोट देते रहते हैं और उनके साथ इसी वजह से अन्याय अत्याचार होता रहता है। तो इसलिए ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, इसने भी इन लोगों के हक और अधिकार के विरोध में इस देश में बहुत बड़ा षड्यंत्र करने का काम किया। ये षड्यंत्र हम लोगों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि उत्तराखंड में जागृति के अभाव वाले लोग ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया होने की वजह से जो बामसेब के लोग हैं वो पहाड़ी एरिया में फ्रीक्वेंटली प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं जा पाए। इस वजह से वहां जागृति का अभाव है और इस वजह से ऐसा हुआ। और इस वजह से वहां जागृति भी कम है, वहां नेतृत्व करने का मामला भी कम है, वहां कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी कम है और इस वजह से वहां जागृति का अभाव निर्माण हुआ है, नेतृत्व का अभाव निर्माण हुआ है। और इस वजह से ऐसा हुआ है कि वहां पर जो लोग हैं वो लोग व्यवस्था परिवर्तन के बजाय केवल लिमिटेड रिजर्वेशन के पुरता आंदोलन करते हुए दिखाई देते हैं, रिजर्वेशन प्रमोशन के पुरता आंदोलन करते हुए दिखाई देते हैं। रिजर्वेशन के लिए आंदोलन करेंगे तो व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, रिजर्वेशन प्रमोशन के लिए आंदोलन करेंगे तो व्यवस्था परिवर्तन आजादी नहीं होगी। अगर हम लोग, ये बात और भी ध्यान रखना जरूरी है कि यदि हम लोग आजादी के लिए आंदोलन करते हैं, यदि हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए आंदोलन करते हैं, तो उससे रिजर्वेशन का मामला हल किया जा सकता है। मगर रिजर्वेशन के लिए आंदोलन करने से व्यवस्था परिवर्तन और आजादी का मामला हल नहीं किया जा सकता। इसलिए उत्तराखंड के जो लोग हैं उन लोगों को मैं ये अपील करना चाहता हूं कि आपको आजादी के लिए और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आंदोलन करने वाले जो संगठन हैं
केवल उतने ही आंदोलन करने वाले संगठनों को साथ में सहयोग करना चाहिए और साथ सहयोग करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। जब आप ऐसा करोगे तो ही आपके दूसरे संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं, अन्यथा नहीं रह सकते। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। 5 मार्च 2019 को जब हम लोगों ने भारत बंद करवाया, एजुकेशन के एरिया में जिन लेक्चरर लोगों को रिजर्वेशन इन प्रमोशन का और कुछ प्रॉब्लम था, उस वजह से रोस्टर का प्रॉब्लम था, जब भारत बंद करवाया गया तो उनको बहुत बड़े पैमाने पर इसका फायदा हुआ, क्योंकि वामसेव राष्ट्रीय स्तर का संगठन था। कुछ लोगों के मन और मस्तिष्क में यह समस्या आती थी कि ये भारत बंद कैसे होगा, मगर भारत बंद राष्ट्रीय स्तर पर वामसेव नाम का ढांचा फैला हुआ होने की वजह से हम ये मामला खड़ा करने में कामयाब हो गए। अगर आप लोग वामसेव के साथ, भारत मुक्ति मोर्चा के साथ, बहुजन क्रांति मोर्चा के साथ यदि आप लोग साथ सहयोग करोगे तो निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि ये आंदोलन सफल होगा। आपके हक और अधिकार भी सुरक्षित रह सकते हैं। उत्तराखंड के एरिया में जो ट्राइबल एरिया नाम का षड्यंत्र बनाया गया, इसके विरोध में भी हम लोग वहां भी आंदोलन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक भी आंदोलन करेंगे और इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं इस मौके पर आप सभी लोगों को इस बड़े और विशाल आंदोलन में सहभागी होने के लिए आपको अपील करता हूं, आपको आशा करता हूं। एक और भी मुद्दा है जिसके तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो आज बहुत बड़ी समस्या है। वो ये है कि ये जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन की वजह से जनता जिसको चुनना चाहती है वो चुनकर नहीं आता, जिसको चुनना नहीं चाहती है वही चुनकर आता है। ये षड्यंत्र ईवीएम मशीन की वजह से हो रहा है। इसकी वजह से भी प्रतिनिधित्व का अधिकार खत्म हो गया है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो SC ST OBC की है, माइनॉरिटी की है, वो इसके विरोध में लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रही है। बल्कि आप लोग हैरान हो जाओगे कि वो लोग भी ब्राह्मणों के षड्यंत्र में ईवीएम का फायदा लेने के लिए सहभागी हो गए हैं। इसके मेरे पास सबूत है और सबूतों के आधार पर ये बोल रहा हूं। इसलिए ईवीएम के विरोध में भी सारे देश भर में बड़ा राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन किया जाना जरूरी है। ये करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।